मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त चर्चा में है। फिल्म में 1990 के उस दौर की कहानी दिखाई गई है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी के चलते अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। हालांकि यह किन हालात में हुआ और वे कौन से प्रमुख चेहरे थे जो इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सामने आते रहे, इस पर देश में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर में रहने वाला ब्राह्मण समुदाय, यह समुदाय शुरुआत से ही घाटी में अल्पसंख्यक था। आइए जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने के लिए नफरत कैसे बोई गई, जम्मू कश्मीर में धार्मिक उन्माद कैसे भड़का। इसे समझने के लिए 1975 का रुख करना पड़ेगा। यह वह दौर था जब कश्मीर घाटी के हालात सुधरने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया था। इस समझौते के बाद ही शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की सत्ता मिली थी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के समझौते का कश्मीर की अधिकतर मुस्लिम आबादी ने विरोध किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक समझौते को लेकर हो रहे विरोध को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने राज्य में कई सांप्रदायिक भाषण दिए थे। 1980 में अब्दुल्ला ने 2500 गांव के नाम बदलकर इस्लामिक नामों पर कर दिए थे। मुरादाबाद में मुस्लिमों के मारे जाने की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी गई थी। माना जाता है कि यही वह दौर था जब कश्मीर को पूरी तरह से इस्लामीकरण की तरफ ढकेल दिया गया था। इसे लेकर श्रीनगर में कुछ दंगे भी भड़के थे। जम्मू कश्मीर में एक धड़ा हमेशा से अलगाववाद का समर्थक रहा था। हालांकि इस संगठन को पहले कभी कश्मीर में अपना एजेंडा फैलाने की जगह नहीं मिली थी। तब इस संगठन ने ब्रिटेन में प्लेबिसाइड फ्रंट को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में इस संगठन की बड़ी भूमिका रही थी। इस संगठन के नेता बिट्टा कराटे ने 1991 में न्यूज ट्रैक के पत्रकार मनोज रघुवंश को दिए एक इंटरव्यू में 30 से 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मारने का दावा भी किया था। इसके बाद अगली अहम तारीख आती है 2 जुलाई 1984 की, जब केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ही शेख अब्दुल्ला के बेटे और तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया था। आरोप था कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के लोगों और कश्मीरी पंडित के खिलाफ बर्बर हमले करवाए थे। कांग्रेस ने कुछ समय बाद ही फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया था। पीएम बरवा की किताब जम्मू एंड कश्मीर एट द पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स के मुताबिक केंद्र की कांग्रेस सरकार को उम्मीद थी कि गुल शाह कश्मीर में उनके विचारों को लागू करेंगे। हालांकि कांग्रेस की उम्मीद के उलट शाह ने कश्मीर को कट्टर इस्लाम की तरफ से ढकेलना शुरू कर दिया था। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तब शाह ने सचिवालय में एक मस्जिद स्थापित करवाई थी। इसे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किए और जम्मू से लेकर कश्मीर जबरदस्त दंगे हुए। कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिर तक तोड़ दिए थे। बताया जाता है कि दंगों में 10 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में पहली बार भड़के दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया था। देश भर में इस बात को लेकर काफी बहस जारी है कि जब जम्मू कश्मीर में संकट की स्थिति पैदा हुई थी कि जगमोहन भाजपा समर्थित राज्यपाल थे। हालांकि सच्चाई यह भी थी कि अपने पहले कार्यकाल में उन्हें कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल बनाया था। वे पूरे 5 साल तक राज्यपाल रहे थे और यही वह समय था जब कश्मीर में हालात बिगड़ना शुरू हुए थे। 1 साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए थे। पहली बार इन चुनावों में कश्मीर में कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाले सैयद अली शाह गिलानी ने भी उतरने का फैसला किया था। उनके समर्थन और प्रचार में यासीन मलिक जैसे अलगवादी नेता भी शामिल रहे थे।
इन नेताओं ने चुनाव के लिए अपनी पार्टी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया था। यही पार्टी आगे चलकर हुर्रियत के नाम से जानी गई। 1987 में हुए इन चुनावों में लगातार गड़बड़ी के आरोप लगते रहे थे। नतीजों में जब फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया, तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने आरोप लगाया कि चुनावों में पूरी तरह धांधली हुई है। यहीं से MUF के नेता एक के बाद एक अलगाववादी नेताओं के तौर पर पहचाने जाने लगे थे और कश्मीर कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाने लगा था। इस दौरान गिलानी का प्रचार करने वाला यासीन मलिक भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बन गया था। इस तरह लंबे समय तक भारत से बाहर रहे JKLF की कश्मीर में एंट्री संभव हुई थी। कश्मीर में हिंसा फैलाने के बाद JKLF ने पहली बार 14 सितंबर 1989 को किसी कश्मीरी पंडित की निशाना बनाकर हत्या की थी। यह नाम था घाटी के भाजपा नेता टीकालाल टपलू का। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को श्रीनगर में हाई कोर्ट के ही बाहर मौत के घाट उतार दिया गया था। यही वह दौर था जब राम जन्मभूमि भारत में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा था और केंद्र की राजीव गांधी सरकार लगातार मुश्किलों का सामना कर रही थी। बोफोर्स घोटाले के आरोपों के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2 सितंबर 1989 को BP सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इस सरकार को तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में वाली भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन हासिल था। PM रहते हुए BP सिंह ने कश्मीर के नेता और फारूक अब्दुल्ला के कट्टर विरोधी रहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गृह मंत्री नियुक्त किया। माना जाता है कि तब कश्मीर के बिगड़ते हालात के बावजूद मुफ्ती ने राज्य में एक मजबूत गवर्नर भेजने की मांग उठा दी थी। इस पद के लिए एक बार फिर जगमोहन के नाम की चर्चा उठी, लेकिन इससे पहले कि उसकी नियुक्ति होती, JKLF के आतंकियों ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद बेटी रुबिया का अपहरण कर लिया था। यह घटना 8 दिसंबर की थी, यानी सैयद के गृह मंत्री बनने के महज 6 दिन बाद की। आतंकियों ने रुबिया की रिहाई के लिए कुछ और आतंकियों की रिहाई की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसके बाद आनन फानन में रुबिया को छुड़ाने के लिए 4 दिन के अंदर 5 आतंकियों को रिहा किया था। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक इस घटना के बाद ही JKLF के हौसले बुलंद होना शुरू हो गए थे। इन आतंकियों ने धीरे धीरे कश्मीर के अखबार आफ्ताब और अल सफा में हिंदू विरोधी इश्तिहार देना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा सड़कों और गलियों में हिंदू विरोधी नारे वाले पोस्टर भी लगाए गए थे। यहाँ तक कि मस्जिदों से भी पंडितों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ देने की धमकी दी गई थी। इन घटनाओं के चलते कश्मीर को लेकर BP सिंह सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दबाव में BP सिंह ने एक बार फिर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त। फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि अगर जगमोहन को दोबारा कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फारूक का कहना था कि जगमोहन पहले ही उनकी सरकार को भंग कर चुके थे, इसीलिए उन्हें जगमोहन पर भरोसा नहीं था। फारूक ने जगमोहन की नियुक्ति के अगले दिन यानी 20 फरवरी 1990 को CM पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। वर्तमान में ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देने से पहले ही कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने के लिए आतंकियों की मदद कर चुके थे। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि BP सिंह और संघ के समर्थन वाली सरकार द्वारा नियुक्त जगमोहन ने ही कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन के लिए मनाया था। कुछ और पोस्ट में यह भी कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए जगमोहन की तरफ से कदम काफी देर से उठाए गए थे। घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान BP सिंह सरकार ने स्थिति को बदलने की काफी कोशिश की थी। हिंसा को रोकने के लिए केंद्र ने पहली बार मार्च 1990 में
कश्मीर मामलों का मंत्रालय बनाया और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा। हालांकि कश्मीर के हालात संभालने के लिए हुई एक और नियुक्ति से राज्य के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। जगमोहन और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच तलवारें सांप खींचती नजर आईं। जगमोहन की तरफ से पीएम वीपी सिंह को लिखी एक चिट्ठी में जॉर्ज फर्नांडिस की शिकायत भी की गई। यहां तक कि जगमोहन ने उन्हें इस्तीफे की धमकी दी थी। मई-जून 1990 में 3 हफ्तों के अंतराल में दोनों ही नेताओं को बंद सरकार की तरफ से हटा दिया गया था। कश्मीर के हालात न संभल पाने और अलग अलग मुद्दों पर घिरने के बाद 10 नवंबर 1990 को वीपी सिंह सरकार गिर गई और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आई। कांग्रेस की तरफ से बाहर से समर्थन मिलने के बाद चंद्रशेखर ने पीएम रहते हुए महज 7 महीने ही सरकार चलाई। चंद्रशेखर सरकार गिरने के बाद नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। वरिष्ठ पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता के लेख के मुताबिक जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तब कश्मीर के हालात संभालने काफी मुश्किल थे। यही हाल उस दौर में पंजाब का था, जो कि आतंकी गतिविधियों से प्रभावित रहा था। गुप्ता के मुताबिक राव ने दोनों ही राज्यों को नियंत्रण में लाने के लिए अपनी राजनीतिक समझ और बल का इस्तेमाल किया था। जहां पंजाब में केपीएस गिल तो वहीं कश्मीर में भारतीय सेना के जरिए उन्होंने स्थितियों को नियंत्रण में लाने का काम किया था। कश्मीर में सख्त कदमों को उठाने की वजह से राव को उस दौर में अमेरिका के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पाकिस्तान की तत्कालीन पीएम बेनजीर भुट्टो ने भी जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर के मुद्दों को उठाना जारी रखा। हालांकि जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाने का फैसला किया था, तब नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ये राव की दृढ़ता और वाजपेयी की वाकपटुता का ही कमाल था कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर पाक को मुंह की खानी पड़ी थी। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश, दुनिया और बॉलीवुड अपडेट की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी एरियल न्यूज के साथ। धन्यवाद।